ये कहानी है भारत के सबसे बड़े और सबसे चर्चित प्राइवेट जू की। नाम है वनतारा। सुनने में ये एक स्वर्ग जैसा लगता है। एक ऐसा प्लेस जहां जंगली जानवरों को बचाया जाता है, उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाता है और उन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या ये सच में एक सेंचुरी है या फिर ये सिर्फ एक गोल्डन केज है? क्या ये कंजर्वेशन है या सिर्फ कंजर्वेशन का नाम लेकर कैपिटलिज्म की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है? ये सवाल इसीलिए भी उठते हैं क्योंकि वनतारा सिर्फ एक जू नहीं है, बल्कि ये जुड़ा है भारत के सबसे पावरफुल बिजनेस फैमिली से, अंबानी परिवार से, और इसी वजह से इसके हर स्टेप्स पर नजरें टिकी हुई हैं। गुजरात के जामनगर में फैला हुआ ये प्रोजेक्ट 3000 एकड़ जमीन पर खड़ा है। इसे अंबानी परिवार के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने स्टैब्लिश किया है। ऑफिशियली इसका प्रपोज है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन। लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की एक बड़ी टीम लगातार कह रही है कि ये सिर्फ एक वेल डिजाइन एनक्लेजर है जहां जानवरों को शोकेस किया जाता है, न कि उनकी नेचुरल फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जानवरों को किस तरह रखा जा रहा है, सवाल ये भी है कि क्या ये मॉडल कंजर्वेशन को रीडिफाइन कर रहा है, और अगर हाँ तो ये रीडिफाइन किसके फायदे के लिए है, नेचर के या कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट के? क्योंकि अगर आप वनतारा की लोकेशन देखें तो ये जामनगर की रिफाइनरी के ग्रीन बेल्ट के अंदर आता है और यहीं से शुरू होता है असली कॉन्ट्राडिक्शन। एक तरफ तो अंबानी समूह इसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बताता है, वहीं दूसरी तरफ ये दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच खड़ा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक पुरानी रिपोर्ट बताती है कि रिफाइनरी के आसपास के ग्रीन बेल्ट्स पोल्यूशन को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, यानी इन्हें बफर जोन की तरह रखा जाता है ताकि आसपास के एनवायरनमेंट को बैलेंस किया जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे इंडस्ट्रियल हजार्ड से घिरे इलाकों में अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है तो क्या ये एनिमल्स के लिए सेफ है? क्या रिफाइनरी से निकलने वाले एम्बिशन, एक्सीडेंटल लीक्स या पोल्यूशन से ये जानवर कभी प्रभावित नहीं होंगे? ये सवाल इसीलिए भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि दुनिया में कहीं भी इतनी हैवी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बीच में इस स्केल का प्राइवेट जू खड़ा नहीं किया गया। लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असली बवाल तब शुरू हुआ जब वनतारा ने बहुत ही कम समय में हजारों एनिमल्स इकट्ठे कर लिए। 4 साल में इस जू में 3889 से ज्यादा बर्ड्स, जिनमें 134 स्पीसीज शामिल है। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट के लिए 2700 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये स्केल इतना बड़ा है कि इसे देखकर एक्सपर्ट के बीच ये सवाल उठने लगे कि आखिर इतने एनिमल्स कहाँ से लाए गए? क्या ये सब लेजिटिमेट तरीके से लाए गए या फिर इनके पीछे कहीं वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का एंगल है? एनिमल ट्रैफिकिंग के आरोप सबसे ज्यादा तब उभरे जब कई रिपोर्ट सामने आई कि अलग अलग स्टेट्स से एनिमल को जामनगर ट्रांसफर किया गया है। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है असम से ब्लैक पैंथर का ट्रांसफर। साल 2021 में असम स्टेट जू ने 2 ब्लैक पैंथर को वनतारा भेजा। इसके बदले में असम जू को इजराइल से 4 जिब्राज मिलने थे। पेपर वर्क में ये पूरी तरह लीगल था क्योंकि सेंट्रल जू अथॉरिटी से इसकी अप्रूवल मिल चुकी थी। लेकिन जब ये खबर सामने आई तो असम में वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट और लोकल पॉलिटिशियन ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि ऐसे डील्स में जानवरों को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और सवाल उठाया कि क्या ऐसे ट्रांसफर में असली कंजर्वेशन का स्पिरिट बचा रह जाता है? ये मामला इतना सेंसिटिव था कि असम की लोकल मीडिया ने इसे बड़े लेवल पर उठाया। वहाँ ये नैरेटिव फैल गया कि बड़े कारपोरेट हाउस अपने पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं और इस तरह के ट्रांसफर्स में लोकल इकोसिस्टम्स डिस्टर्ब होते हैं, साथ ही एनिमल्स की नेचुरल आइडेंटिटी भी कंप्रोमाइज होती है। इसी तरह के और भी कई एलिगेशन सामने आए। कुछ वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने दावा किया कि कई एनिमल्स को रेस्क्यू के नाम पर यहाँ लाया गया, जबकि असल में वो एनिमल्स हेल्दी थे और उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट्स से निकालकर यहाँ ला दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी एनिमल को उसके नेचुरल इकोसिस्टम से निकालकर एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर में रखा जाता है तो क्या ये सच में रेस्क्यू कहलाएगा या फिर ये सिर्फ एक शोकेस है जहां रेयर स्पीसीज को डिस्प्ले किया जाता है ताकि प्रोजेक्ट का ग्रैंडियर और बड़ा दिखे? यहीं पर एक और एंगल जुड़ता है सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में वनतारा को लेकर कई पिटीशन दायर हुई। उन पिटीशन में एलिगेशंस लगाए गए हैं कि एनिमल्स को इलीगली ट्रांसफर किया गया है और कई केसेस में स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज की फंक्शनिंग पर सवाल खड़े हुए हैं। इन मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT प्रोब का आदेश दिया। SIT ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट भी कर दी है। कोर्ट
कोर्ट ने साफ कहा कि ये ऑर्डर किसी भी तरह की एलिगेशंस को साबित नहीं करता और न ही स्टेटरी अथॉरिटीज या वंतारा की फंक्शनिंग पर कोई डाउट कास्ट करता है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने ये भी माना कि इन कंप्लेंट्स को सुना जाना चाहिए और उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी बनानी पड़ी और उस पर डिटेल हियरिंग करनी पड़ी तो ये अपने आप में बताता है कि मामला कितना सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये सिर्फ एक जू का इशू नहीं है, ये जुड़ा है कंजर्वेशन की इंटेग्रिटी से, एनवायरमेंट की सेफ्टी से और कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस की एथिकल बाउंड्रीज से। दूसरी तरफ अनंत अंबानी ने कई बार पब्लिक स्टेटमेंट में कहा कि उनका मिशन सिर्फ वाइल्ड लाइफ को बचाना है और उन्हें एक सेफ शेल्टर देना है। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि मिशन स्टेटमेंट और ग्राउंड रियलिटी में बहुत फर्क है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि एनिमल्स को एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में रखा गया है जहाँ उनकी नेचुरल फ्रीडम एग्जिस्ट ही नहीं करती। वाइल्ड लाइफ की असली डेफिनेशन है जंगल में उसकी नेचुरल इकोसिस्टम्स के साथ उसकी लाइफ। लेकिन अगर हम उसे एनक्लोजर्स में बंद कर दें, चाहे वो एनक्लोजर कितना ही ग्रैंड और नेचुरल लुकिंग क्यों न हो, तो वो जंगल नहीं कहलाता, वो सिर्फ एक डिजाइन किया हुआ मॉडल है जहां नेचर को भी कमोडिफाई कर दिया गया। इस अप्रोच को एक्सपर्ट ने नाम दिया है कंजर्वेशन कैपिटलिज्म। यानी यहाँ कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ नेचर को बचाना नहीं है, बल्कि नेचर को कैपिटल की तरह यूज करना है। फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट्स बन जाते हैं, एनिमल्स बायोडायवर्सिटी यूनिट्स बन जाते हैं और लैंड कार्बन ऑफसेट्स में बदल जाती हैं। असली सवाल ये है कि क्या ये लाइफ को बचाने का प्रयास है या फिर कैपिटल को एक्यूमुलेट करने का नया तरीका। एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स और भी बढ़ जाते हैं जब आप सोचते हैं कि ये जू इतना मौसी स्केल पर एक ऐसे एरिया में बना है जो इंडस्ट्रियल रिस्क से भरा हुआ है। पोल्यूशन, रिफाइनरी एमिशन, एक्सीडेंटल हैजर्ड्स, ये सब फैक्ट्रीज एनिमल्स की हेल्थ को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? क्या वहाँ रखे हजारों एनिमल्स को बचाया जा सकेगा? सवाल ये भी है कि इतनी विशाल स्केल का प्राइवेट जू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के अंदर कैसे ऑपरेट करता है? क्या सेंट्रल जू अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने हर एक्वाजिशन और ट्रांसफर पर प्रॉपर स्क्रूटिनी की है या फिर कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस की वजह से अप्रूवल्स आसानी से मिल गयी? ट्रांसपेरेंसी की कमी ने इस डिबेट को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इंडिया में ट्रेडिशनली कंजर्वेशन का मतलब रहा है नेचुरल हैबिटेट्स को प्रिजर्व करना। टाइगर रिजर्व, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, इन सब का मकसद रहा है एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन देना। लेकिन वंतारा जैसे मॉडल्स कंजर्वेशन को एक प्राइवेट लग्जरी में बदलते दिख रहे हैं। यहाँ एनिमल्स को रखा जाता है लेकिन उनकी नेचुरल इकोसिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी गायब होती है। और यही वो बिंदु है जहाँ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये असली कंजर्वेशन नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। अब जब सुप्रीम कोर्ट लेवल पर भी ये मामला उठ चुका है और एसआईटी प्रोब चल रही है तो डिबेट और भी तीखी हो गई है। सपोर्टर्स कहते हैं कि कम से कम यहाँ एनिमल्स को शेल्टर तो मिल रहा है, उनका इलाज होता है और वो सेफ है। लेकिन विरोधी आवाजें कहती हैं कि सेफ्टी और फ्रीडम दो अलग अलग बातें हैं। जानवरों को अगर केज में रखकर उसकी जिंदगी बचा ली जाए तो क्या उसकी असली जिंदगी बचाई गई या फिर उसकी वाइल्डनेस ही छीन ली गई? ये सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, ये ग्लोबल डिबेट है। दुनिया भर में ऐसे प्राइवेट कंजर्वेशन मॉडल को लेकर सवाल उठते रहते हैं। क्या ये सिर्फ एक पैशन प्रोजेक्ट है? क्या ये कारपोरेट पावर का नया शोकेस है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।